हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वेल्दी जी के। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के इतिहास की। हरियाणा का इतिहास है जो ये 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है वैदिक हरियाणा, दूसरा है मध्यकालीन हरियाणा और मॉडर्न हरियाणा। आज हम पहला टॉपिक लेते हैं वैदिक हरियाणा का, क्योंकि अगर तीनों एक ही में लेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तीनों पार्टों को हम अलग अलग लेकर आएंगे। तो आज शुरू करते हैं वैदिक काल यानी वैदिक हरियाणा में। आज हम इस वीडियो में लेंगे उन प्रश्नों को जो HSSC बार बार पूछता है, क्योंकि वैसे तो इतिहास है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं। अभी हमें पेपर की तैयारी करनी है तो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेंगे, ठीक है। वैसे जब भी आपको टाइम मिले इतिहास पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं और जिस पौधे की जड़ में पानी नहीं दिया जाता है उसमें कभी फूल नहीं खिलते। तो हमारे अंदर ज्ञान के फूल तभी खिलेंगे जब हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो HSSC ने कई बार पूछा है। वो ये है कि हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है। जो वैदिक काल है उसमें हरियाणा का नाम क्या है। तो मनुस्मृति के अनुसार, मनु कौन, इनका मैं थोड़े सा इतिहास का जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहूँगी कि जो सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में स्वयंभू शिव जो उत्पन्न हुए, उनका ना आदि माना जाता है ना अंत माना जाता है, उनको स्वयंभू प्रकट कहा जाता है। इनसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति होती है, जिनको काम दिया जाता है सृष्टि की शुरुआत करने का। हमारे वेदों और ग्रंथों के अनुसार इसमें ब्रह्मा जी को जन्म का दाता माना जाता है, विष्णु भगवान को पालन पोषण का और शिव भगवान को संहार करने का। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। शंकर शिव से उत्पन्न हुए हैं और शिव वो स्वयंभू हैं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये तो काम तो बहुत बड़ा है और सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके बाद ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से हमारे सप्त ऋषियों का जन्म होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। उसमें मिलता है कि जो हम अंगीरा ऋषि का जन्म ब्रह्मा के मस्तक से और अत्रि ऋषि का ब्रह्मा के कान से, इस तरह से अलग अलग अंगों से अलग अलग सप्त ऋषियों का जन्म होता है। उसके बाद जो सृष्टि शुरू करने की तैयारी शुरू होती है और जिस विधि से आज बच्चे पैदा होते हैं, इस विधि से जो पहला पुरुष पैदा होता है वो होता है मनु महाराज, और जो पहली औरत पैदा होती है वो होती है शतरूपा। और ये जो पहले प्रथम पुरुष मनु महाराज, इन्हीं के द्वारा ये मनुस्मृति लिखी गई है। और उसी मनुस्मृति के अनुसार हमारी हरियाणा की वैदिक भूमि का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त और इसका दूसरा नाम ब्रह्म ऋषि का प्रदेश और तीसरा ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। बाद में आर्यों के आगमन के कारण इसको आर्यवर्त भी कहा जाता है, क्योंकि जो आर्य आए थे वो सबसे पहले इसी इलाके में आए थे, पंजाब और हरियाणा के इलाके में। तो हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। ये है हरियाणा के 3 प्रादेशिक नाम और ये तीनों ही ऑप्शन में आते हैं और आंसर होता है उपरोक्त सभी। हरियाणा शब्द का सबसे पहले कहाँ पर जिक्र मिलता है, यानी सबसे पहले हरियाणा हमें कहाँ पर पढ़ने को मिलता है, तो ये मिलता है हमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है चारों वेदों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। उसमें जो शब्द मिलता है वो है रज हरियाणे। रज हरियाणे शब्द ऋग्वेद में पहली बार वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। आगे भी टाइम के अनुसार इसमें के नाम में बदलाव होते रहे हैं। जैसे महाभारत काल में कहा गया है इसको बहुधान्यक। बहुधान्यक मतलब जहाँ पर बहुत सारा धन पैदा होता हो, बहुत सारा अनाज पैदा होता हो। बात करें महाभारत की तो इसका दूसरा नाम है जय संहिता, और जय संहिता में श्लोकों की कुल संख्या है 88,000। और जो अभी वर्तमान में महाभारत है इसमें श्लोकों की संख्या है
1 लाख। और इसके युद्ध की बात करें तो सबको पता है कुरुक्षेत्र में हुआ था, 18 दिन ये युद्ध चला था। इसमें एक प्रश्न कई बार HSSC पूछता है कि 13वें दिन की घटना का जिक्र होता है, 13वें दिन महाभारत की में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो 13वें दिन की जो घटना है, उस दिन अभिमन्यु का वध किया गया था। कौरवों के द्वारा जो चक्रव्यूह था वो रचा गया था। ये कहाँ रचा गया था? ये रचा गया था कुरुक्षेत्र के पास आमीन गांव में। और अभी आमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित में हरियाणा की धरती को क्या कहा गया है। तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित में, हर्षचरित हर्षवर्धन के लिए जो इन्होंने लिखी थी, उसके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। तो उसमें हरियाणा की धरती को कहा गया है श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद। आगे युद्धनाथ सरकार द्वारा इसको नाम दिया गया है हरियाल। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के द्वारा दिया गया है अहिरियाणा। अहिरियाणा हरना से इसको रिलेटेड करते हैं, यानी लूटपाट वाला क्षेत्र उन्होंने इसको संज्ञा दी है। आगे द्रोण पर्व में हरियाणा को योद्धेय गणराज्य का इसको दर्जा दिया गया है, योद्धेय गणराज्य। और इस जो द्रोण पर्व है, इसमें कहाँ का जिक्र मिलता है? इसमें जिक्र मिलता है सिरसा और रोहतक का जो एरिया है वहाँ का जिक्र मिलता है। बात करें कि प्रॉपर हरियाणा शब्द कहाँ से आया है, तो ये हरियाणा शब्द मिला है चाहमन ग्रंथ से। हरियाणा शब्द कहाँ से पे मिलता है? चाहमन ग्रंथ। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो वो अभिलेख है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का जिस एक अभिलेख मिला है जिसमें हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में एक नया युग के प्रारंभ का जिक्र होता है। महाभारत काल में एक नए युग के प्रारंभ का जिक्र होता है, उस युग का नाम बताइए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आंसर है कृषि युग। महाभारत काल में जिस नए युग का जिक्र होता है वो है कृषि युग। और महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास जी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाभारत के लेखक कौन हैं, तो वो हैं शंकराचार्य। अगला प्रश्न है कि जो हरियाणा प्रदेश है ये किन दो नदियों के आसपास बसा है, यानी किन दो नदियों के किनारे ये बसा है हरियाणा प्रदेश। तो इतिहास के अनुसार वो दो नदी हैं, एक है सरस्वती नदी जिसमें ये बनावली वाला सिंधु सभ्यता वाला क्षेत्र आता है, और दूसरी है दृशदवती नदी। दृशदवती नदी के किनारे का क्षेत्र है जो राखी गढ़ी, ये भी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। हिसार वाला क्षेत्र, राखी गढ़ी वाला क्षेत्र ये आता है दृशदवती नदी के किनारे, और सरस्वती नदी के किनारे आता है बनावली वाला क्षेत्र। और जो ये दृशदवती नदी है इसको चेतांग नदी भी कहते हैं, चेतंग या चेतांग नदी। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला है। मिट्टी का एक हल मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है बनावली से। बनावली सरस्वती नदी के किनारे, और ये बनावली है ये पड़ता है फतेहाबाद में। यहाँ पर 1973-74 में वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा था और इसकी खुदाई करी थी, जहाँ से मिट्टी का हल मिला है। अगला प्रश्न है कि रोहतक के बोहर गांव से जो अभिलेख मिला है राजा बलवंत के समय का, उसमें हरियाणा के किस नाम का उल्लेख है? तो इसमें हरियाणा के नाम हरियाणक शब्द का उल्लेख मिलता है। तो हरियाणा का नाम हरियाणक बताया गया है। ये अभिलेख जो मिला है ये कब का है? ये मिला है लगभग 1280 ईस्वी का। और अगर विक्रमी संवत पूछ लिया जाए तो विक्रमी संवत आ जाता है ये अपना 1337 के आसपास। विक्रमी संवत जो होता है वो इससे 57 वर्ष आगे होता है शक संवत से। शक संवत से 57 वर्ष। इसके बाद आगे आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल में जो ये क्षेत्र है
पूरा भारत का, ये लगभग 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने में? 16 जनपदों में। और जो हरियाणा है ये बटा हुआ था 2 जनपदों में। हरियाणा के 2 जनपद कौन कौन से हैं? एक कुरु, जिसकी राजधानी आई है इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली है आज की, और दूसरा है पांचाल। बौद्धों के समय में हरियाणा 2 जनपदों में बटा हुआ, कुरु और पांचाल। इसके बाद आ जाता है मौर्य काल। मौर्य जो वंश है इसकी जो स्थापना करी थी वो करी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ये आए थे लगभग 323 ईसा पूर्व, यानी जो मौर्य वंश है वो ईसा से पूर्व की बात है। और जो इनकी जो राजधानी होती थी वो होती थी पाटलिपुत्र, यानी आज की पटना। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, लगभग 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद इनका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल था 298 से 272 ईसा पूर्व तक। और बिंदुसार के बारे में एक तथ्य ये है कि ये भारत का पहला सिजेरियन बच्चा था, यानी पेट काट कर जो बच्चा पैदा कराया गया था वो बिंदुसार भारत का पहला सिजेरियन बच्चा। इसके बिंदुसार के बाद आता है अशोक, और इसका कार्यकाल था 269 से 232 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि मौर्य वंश के किन किन शासकों के अधीन रहा है हरियाणा? तो हरियाणा इन तीनों ही शासकों के अधीन रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और अशोक के बारे में ये कहा गया है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी। 99 भाइयों की हत्या करने वाला अशोक, जिसका कार्यकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि सोने और तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? कौन से वंश को जाता है? तो सोने और तांबे के सिक्के जो चलाए गए थे ये चलाए गए थे कुषाण वंश के द्वारा। और ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मिथातल भिवानी से। ये जो महम से और भिवानी वाले से जाते हैं तो थोड़ा सा महम से आगे चलते ही मिथातल गांव पड़ता है। चांदी की मुद्रा चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो चांदी की मुद्रा चलाने का श्रेय जाता है गुप्त वंश को। उस टाइम पे 2 मुद्राएं होती थी, एक दिनार और एक रुपयक। दिनार सोने के बने होते थे और जो रुपयक थे ये होते थे चांदी के बने। सोने की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? ये अगला प्रश्न है। तो सोने की मुद्राएं मिली हैं सबसे ज़्यादा रोहतक से। सोने की मुद्रा मतलब दिनार। अभी तक हरियाणा के इतिहास के बारे में जहाँ तक पता है, इस टाइम तक लगभग हरियाणा पर दूसरे राजाओं का अधिकार था, मतलब उनकी राजधानी हरियाणा से बाहर थी। हरियाणा में जिनकी राजधानी बनती है, हरियाणा में जिस वंश का सबसे पहले जिक्र पढ़ने को मिलता है वो आता है हमारा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति ने इस वंश की नींव रखी थी और इनकी 5वीं पीढ़ी में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के बेटे आते हैं हर्षवर्धन, जिनका जन्म होता है 590 ईस्वी में। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और 606 में मात्र 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हो जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कौन सी सदी में हुआ था? तो ये सदी की बात हो रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7वीं सदी में हुआ था, क्योंकि 600 में तो 6 सदी पूरी हो गई, 606 हो गया, यानी 7वीं सदी लगे 6 वर्ष का टाइम हो गया है। और इन हर्षवर्धन जो राजा थे इनकी राजधानी थी थानेश्वर या स्थानेश्वर। ये पड़ता है हमारे कुरुक्षेत्र जिले में। ये इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, लेकिन प्रारंभिक राजधानी कुरुक्षेत्र जिले का स्थानेश्वर। इनके बाद हर्षवर्धन का एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने एक संवत चलाई थी, उस संवत का नाम बताइए। जैसे संवत चलती हैं विक्रमी संवत, शक संवत, ऐसे हर्षवर्धन ने भी एक संवत चलाई थी अपने नाम से, तो उस संवत का नाम है हर्ष संवत। हर्ष संवत हर्षवर्धन के द्वारा चलाई गई थी। जैसे भी नाम से पता है दोनों में हर्ष आता है, याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनके दरबार में महत्वपूर्ण जो इनके मंत्री थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं वो हैं
बाण भट्ट, ये इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने किताबें लिखी थी, उनका नाम हर्षचरित्र और कादम्बरी। और कादम्बरी जो इनके द्वारा लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा, इसको भारत का पहले उपन्यास का दर्जा प्राप्त है। यानी भारत का अगर पहला उपन्यास पूछ लिया जाए तो वो बाण भट्ट द्वारा लिखित कादम्बरी है। इनके दरबार में इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण मंत्री ये रखते थे, जिनमें मयूर, दिवाकर, भर्तहरि, ये काफ़ी विद्वान इनके दरबार में थे। हर्षवर्धन का जो दरबार था उसमें बाण भट्ट तो थे ही दरबार कवि, लेकिन हर्षवर्धन जो थे ये खुद भी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने नाटक लिखे थे। उन नाटकों का नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो वो नाटक हैं इनके द्वारा लिखे हुए प्रियदर्शनी, रत्नावली और एक था नागानंद। ये जो 3 नाटक थे ये हर्षवर्धन द्वारा लिखित हैं। और आगे चल के अगर इनकी भाषा का भी बात आ जाए तो ये तीनों ही जो नाटक थे ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन द्वारा लिखित नागानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली। और क्या है इनके काल में महत्वपूर्ण? इनके काल में एक महत्वपूर्ण नाम है यात्रियों का राजकुमार। किसको कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग चीनी यात्री जो भारत आया था। कब आया था? 629 में हर्षवर्धन के टाइम, और वो भारत में रहा था 629 से 645 तक। अगर प्रश्न आ जाए कि ये तो भारत में रहा था 629 से 645 तक, लेकिन अगर हरियाणा का प्रश्न आ जाए कि हरियाणा में कब तक रहा था, तो हरियाणा में रहा था 634 से 644 तक, यानी 10 साल वो हरियाणा में रहा था। और ह्वेनसांग द्वारा जो किताब लिखी गई है जिसमें हर्षवर्धन का और स्थानेश्वर का जिक्र है, उस किताब का नाम है सीयूकी। ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई किताब है। बाद में हर्षवर्धन अपनी राजधानी को चेंज करके स्थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी बदल लेते हैं, और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन के में जो साइंस है वो काफ़ी उन्नत थी, क्योंकि इस बात का जिक्र या प्रमाण बाण भट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित्र, उसमें मिलता है कि हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए कृत्रिम बर्फ बनाई थी। ये बात आपको ऐसे ही नहीं कही जा रही है, ये प्रसंग मिलता है हर्षचरित्र में कि इनकी बेटी का शायद विवाह था, और विवाह से कुछ दिन पहले उनको बड़ा तेज़ बुखार हो जाता है, और वो किसी भी वैद्य हकीम से नहीं उतर रहा था। तो इस बात का प्रमाण मिलता है या जिक्र मिलता है, ये प्रसंग मिलता है वहाँ पर कि हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए कृत्रिम बर्फ जमाई थी। आगे अगर हर्षवर्धन के धर्म की बात करें कि ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएं हैं, एक है महायान और दूसरी है हीनयान। अगर इसमें भी एक कदम आगे बढ़ के ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी शाखा से संबंधित थे, तो वो हीनयान शाखा से संबंधित थे। और उनके टाइम में जो ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत आया था वो महायान से संबंधित थे। मतलब वो महायान को मानते थे और हर्षवर्धन मानते थे हीनयान को। आगे अगर बात करें हर्ष के टीले की, तो ये है इनकी राजधानी स्थानेश्वर या थानेश्वर, कुरुक्षेत्र जिले में। बात करें इनकी हर्षकालीन मुद्राओं की, तो वो कहाँ से मिली है? वो मिली है सोनीपत से। ये तो बात हुई हमारी 7वीं शताब्दी की, हर्षवर्धन के काल की। अब आ जाते हैं 8वीं सदी में कि 8वीं सदी में क्या महत्वपूर्ण था इतिहास में। तो 8वीं सदी में जो था कि चौरंगीनाथ ने स्थलभोर, जो कि रोहतक में पड़ता है, स्थलभोर मठ की निर्माण कराया था, स्थापना करी थी। और बात करें इसके पुनर्निर्माण की, तो ये करवाया था 16वीं सदी में बाबा मस्तनाथ ने। इसके बाद चलते हैं 9वीं सदी में। 9वीं सदी में आते हैं राजा भोजदेव, जिनका संबंध है पेहवा से, और पेहवा उस टाइम में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। देखो, अगर 9वीं सदी में राजा महेंद्र भी हुए हैं, इनका संबंध भी पेहवा से है। इन्होंने कराया था मंदिरों का निर्माण। अगर बात आ जाए मंदिरों के निर्माण की, तो हम जाएंगे राजा महेंद्र सिंह के साथ, और अगर बात आ जाए घोड़ों के व्यापारिक केंद्र की, तो हम जाएंगे राजा भोजदेव के साथ। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हरियाणा के इतिहास की यानी वैद्य हरियाणा की बात की गई है।
आगे हम मध्यकालीन हरियाणा की बात करेंगे। नया चैप्टर भाग 2 इसका लेकर आएंगे, जिसमें जिक्र होगा मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का और मध्यकालीन हरियाणा का। तो बने रहें वेल्दी जी के विद नीलम शर्मा के साथ। जल्दी ही मिलते हैं आपको हरियाणा का इतिहास भाग 2 यानी मध्यकालीन हरियाणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।